जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के राइस मिलर्स ने जमा कराया 2.5 करोड़ रुपए का अमानक चावल। 9 राइस मिलर्स सहित 2 गोदाम प्रभारी को नोटिस जारी। शहर से लेकर गांव तक वैक्सीनेशन के लिए परेशान हुए लोग। फीजी कॉलेज में हुई लड़ाई, लोगों को समझाइश में प्रशासन के छूटे पसीने। 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। बालाघाट और वाराणसी में 5 सैकड़ा प्रकरणों का हुआ निराकरण। बिजली वितरण कंपनी संघ ने किया हड़ताल का ऐलान। अगस्त माह में प्रभावित हो सकती है बिजली सप्लाई व्यवस्था। स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होने से सत्ता से जनप्रतिनिधियों की भूमिका हुई गायब। बुलेटिन के अंत में देखिए पद्मेश 24/7 की विशेष खबर। पिछले दिनों बालाघाट सहित पूरे प्रदेश में गरीबों की थाली में अमानक चावल परोसा गया था। पोल्ट्री ग्रेड के अमानक चावल को राशन दुकान के माध्यम से बांटे जाने के इस मामले को जब मीडिया ने अपनी सुर्खियों में शामिल किया तो जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक हिल गई और अपनी नींद से जागकर मध्य प्रदेश शासन ने आनन फानन में एक कमेटी बनाकर जगह जगह छापेमार कार्रवाई की। वहीं जिले के कई मिलों को सील करने का काम भी किया गया। इसके अलावा कुछ अधिकारियों कर्मचारियों पर निलंबन की गाज भी गिरी। उसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा राइस मिलर्स को क्लीन चिट दे दी गई। इन सबके बावजूद भी जिले के कुछ राइस मिलर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो न सिर्फ सरकार को चूना लगाने की फिराक में है, बल्कि एक बार फिर से गरीबों की थाली में गुणवत्ता विहीन चावल परोसने की तैयारी भी कुछ राइस मिलर्स के द्वारा पूर्ण कर ली गई थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ राइस मिलर्स ने अधिकारियों की साठगांठ के साथ गुणवत्ता विहीन चावल को जमा भी करा दिया था, जहां QI और गोदाम प्रभारी द्वारा गोदाम में अमानक चावल को जमा भी कर लिया गया था। सूत्र बताते हैं कि जून माह में जमा किए गए धान के बदले चावल की जब नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक ने औचक जांच की तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 राइस मिलर्स का लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चावल अमानक पाया गया। जहां 667 मैट्रिक टन अमानक चावल पाए जाने पर नान प्रबंधक अमित गौड़ ने गोदाम में जमा 9 राइस मिलर्स के 667 मैट्रिक टन चावल को अमानक करार देते हुए इसे वापस कर गुणवत्तापूर्ण और मानक स्तर का चावल प्रदान करने का नोटिस जारी किया है। साथ ही वाराणसी के QI और बैयर के गोदाम प्रभारी को अमानक चावल जमा किए जाने के मामले में लापरवाही मानते हुए शोकाज नोटिस भेजा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अमानक चावल सप्लाई किए जाने के मामले में 9 राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें योगेश राइस मिल, मेसर्स रामदेव फूड, रतन राइस मिल्स A, रतन राइस मिल्स B, सदगुरु राइस मिल, सिद्धिविनायक राइस मिल्स, हर्ष राइस उद्योग, मां जानकी राइस मिल और भगत राइस मिल्स को नोटिस जारी कर गोदामों में जमा किए गए अमानक चावल को मानक स्तर का चावल जमा कर अस्वीकृत चावल वापस प्राप्त करें के निर्देश के साथ ही नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड बालाघाट प्रबंधक अमित गौड़ से मोबाइल पर कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। लालबरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बल्लारपुर से धरपीवाड़ा पहुंच मार्ग पर पुल के पास 10 जुलाई को रात्रि 8 बजे मजदूरों को लेकर नागपुर की ओर जा रहे पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 2 मजदूर छपारा निवासी आदित्य महाले व पिकअप वाहन मालिक नगपुरे निवासी 25 वर्षीय योगेश वराड़े घायल हो गए। घटना के पश्चात 108 एम्बुलेंस के पायलट शुभम सुनकेबार व AMT फिरदौश खान के द्वारा दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र मेश्राम के द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल पिकअप वाहन मालिक नागपुरा निवासी 25 वर्षीय योगेश वराड़े को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। जाम से नागपुर जा रहे थे। कितने लोग थे गाड़ी में? नाम तो वाले कितने लगभग कितने लोग बैठे हुए थे? मेरे तो इधर से 4 लोग बैठे थे। गाड़ी में बैठे आप बैठे हुए तो कितने लोग थे? नापा नहीं था, मैं भी बैठ गया था, फिर उतर गया था। ऐसा तो कहाँ से जाए थे आप?
नागपुर जा रहा था। किस संबंध में जा रहे थे आप? हाँ मतलब काम से जा रहा था, मेरा रूम रहता वहीं पे, मैं वहीं पे रहता नागपुर। वहीं काम करते सब लोग? हाँ। तो कितने लोग बैठे हुए थे लगभग गाड़ी में? नापा नहीं था वो मैं। अंदाजा कितना लग रहा है? लगभग 10 लोग बैठे थे। हाँ 10 लोग। तो चोट कितने लोगों को लगी है? चोट 2 लोग को लगी बस। वैक्सीनेशन पर 10 जुलाई को एक बार फिर जिले वासियों का उत्साह भारी पड़ता दिखाई दिया। शहर से लेकर गांव तक एक जैसी स्थिति बनी रही। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ वैक्सीनेशन दोपहर 2 बजे तक समाप्त हो गया। इस दौरान शहर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में टोकन मिलने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाइश देने में पसीने छूट गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के 113 वैक्सीनेशन सेंटर में 30,750 वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान हर वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन का न्योता दिया गया, जिसमें पहला और दूसरा डोज शामिल कर दिया गया। फिर क्या था, शनिवार की सुबह जैसे वैक्सीन नहीं लगवाने वाले जिले वासियों का पहला मकसद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगाना बन गया। देखते ही देखते वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ लग गई। हर किसी का उद्देश्य यही था कि आज वैक्सीन लग जाए, लेकिन वैक्सीन की संख्या लोगों के उत्साह के आगे फीकी पड़ गई और थोड़ी देर में ही लोगों की नाराजगी दिखाई देने लगी। नगर के पीजी कॉलेज सेंटर में सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। यहाँ भीड़ इतनी अधिक थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी को ही भूल गए। यहाँ महिला और पुरुष एक ही द्वार से वैक्सीनेशन सेंटर के भीतर प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोगों में इतना उत्साह था कि यहाँ विवाद के साथ ही मारपीट तक हो गई। इस सेंटर में भीड़ बेकाबू होने की जानकारी लगने पर तहसीलदार रामबापू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश शुक्लम ने पहुंचकर मोर्चा को संभाला। वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने 8:30 बजे से आए हैं। नहीं, वो वहाँ पे कोई व्यवस्था समझ नहीं आ रही है, हमको नहीं लग रहा। हाँ, हमने बहुत दिक्कत है भैया, यहाँ धक्का मुक्की। हम 8 बजे से निकले कुमारी से, आज अभी तक हमने पानी नहीं पिया, कुछ लाए नहीं। लगना चाहिए सब गांव में व्यवस्था होनी चाहिए इसकी। नहीं हो रहा है ना, ये तो अपन 8 बजे से आया हूँ मैं तो यहाँ पे नंबर लगा करके। कहाँ वहाँ पहले नंबर लिए, फिर यहाँ खड़े हो गए और लेडी को दरवाजा बंद कर दे रहे, फिर वहाँ ढकली। कम से कम सुविधा तो लेडीज का अलग जेंट्स का अलग हो, लेडीज का अलग हो जेंट्स का अलग हो, दोनों सब साथ ही ढकला चल रही है सब। और जो जैन हॉस्पिटल में भीड़ है सर, जैन हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी और टोकन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ आ गए। गायत्री में लगा था उस समय। हाँ, उस समय लगा सर हमने, हमारा तो खेती का काम बिजी था ना। अभी तो वो ये सब आया लगाने, तो अभी भीड़ ज्यादा है। हाँ, टोकन मिल चुका है हर बूथ में। जैसे अपन गायत्री स्कूल में रहता, शासकीय स्कूल में अगर रहता तो हम क्यों आते यहाँ पे, वहीं लगवा लेते। यहाँ वैक्सीन लगाने आ गया, गांव में नहीं लग रही है, छतेरा। हाँ जी, पता नहीं है वो शासन का निर्देश क्या है,
मांग तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग का। गाँव से गाँव में लगना चाहिए सबका। पराये लोग किसान लोग हैं तो बेचारे खेती करते हैं और वो काम बाहर दूसरे गाँव जाएंगे। गाँव में खुलना चाहिए हर गाँव में। वहीं वैक्सीनेशन सेंटरों में जनता को हो रही परेशानी को देखकर पार्षदों में काफी नाराजगी देखी गई। पार्षदों का कहना है कि जिस तरह से लोगों में वैक्सीनेशन कराने का उत्साह बढ़ा है और हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाया जाना चाहिए। जैसा कि बालाघाट नगर की जनता और बालाघाट जिले की जनता वैक्सीनेशन के लिए जितनी जागरूक के साथ आ रही है, टीका लगाने के लिए जितना उनमें उत्साह है, शासन के द्वारा उनकी उतनी व्यवस्था नहीं की जा रही है। शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जगह जगह पे कैंप लगाना चाहिए, कैंपों की संख्या बढ़ाना चाहिए। 1, 2, 3 कैंपों में इतनी भीड़ हो जाती है कि नागरिकों के द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता, ना ही किसी प्रकार के टीकाकरण के लिए मतलब सुरक्षा रखना चाहिए, वो नहीं रख पाते। तो हमारा प्रशासन से मांग है कि वैक्सीनेशन जो इतना उत्साह जनता के ऊपर आया हुआ, जनता चाह रही है कि हम टीका लगवाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र खोलना चाहिए और टीके लगाने की संख्या बढ़ाना चाहिए। अभी सिंधु पंचायत में मैंने देखा, डिग्री कॉलेज में देखा, तो वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी थी कि कुछ पूछो मत। लोग बाहर तक लगे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन नहीं हो रहा था। वही केंद्र अगर डिवाइड कर देते, वो 5 जगह 6 जगह हो जाता तो एक जगह भीड़ नहीं होती। तो कुल मिला के प्रशासन को केंद्र सीट बढ़ाना चाहिए। आज पीजी कॉलेज और सिंधु भवन में जो कैंप लगा है वैक्सीनेशन का, इसमें हमारे वार्ड के और बूढ़ी क्षेत्र के कम से कम नहीं तो भी 2 से 3 हजार लोग वापस आए। और ऐसी स्थिति में हमने डॉक्टर साहब से मांग किए हैं कि हमारे वार्ड में भी एक कैंप लगाया जाए वैक्सीनेशन का, जिसको पहला डोज और सेकेंड डोज अभी कई लोगों को नहीं लगा है। नहीं देखो सर, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, जैसी सरकार अब जैसे जैसे डोज भेज रहे हैं वैसा वैसा ही लोग लगा रहे हैं। और मैंने भी अपने वार्ड में 1000 डोज की मांग किया हूँ, जो आज से 15 दिन पहले कि बूढ़ी क्षेत्र में कहीं पर भी एक वैक्सीनेशन का कैंप लग जाए, तो ताकि उधर के लोगों को वो वैक्सीनेशन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। बिल्कुल उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह है, युवा में बहुत ज्यादा उत्साह है और बुजुर्ग भी वो डोज अभी उसके मायने समझ में आने लगे तो लगाने बिल्कुल तैयार है। रामपाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का फरार आरोपी को ग्राम देवगांव समीप नदी किनारे खेत से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सुरेश धवलकर 27 वर्ष ग्राम देवगांव निवासी है। 9 जुलाई को आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था, जिसे 11 जुलाई को विद्यमान अदालत में पेश किया जाएगा। पीड़िता की शिकायत पर थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार आरोपी सुरेश धवलकर की तलाश शुरू की। इस दौरान वह अपने घर में नहीं मिला। 10 जुलाई को पता चला कि सुरेश धवलकर नदी किनारे खेत में छुपा है। जिले के किरणापुर तहसील के ग्राम भावराटोला सेवती सोर नदी में मवेशी धोने गए एक व्यक्ति भीकम सेंडे उम्र 62 वर्ष की 9 जुलाई को नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर होमगार्ड, एसडीआरएफ, गोताखोरों की टीम 10 जुलाई को नदी में डूब चुके भीकम सेंडे की तलाश शुरू की। 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला गया। नगर के ढीमरटोला बूढ़ी में अपने मायके में रह रही एक महिला ने अपने पति, ससुर और सास के विरुद्ध दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला अनीता रंगारे 37 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने उसके पति सुजीत रंगारे, ससुर चेतन रंगारे और सास अलका रंगारे ग्राम कौलीवाड़ा थाना रामपाली निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई 2004 को अनीता का विवाह सुजीत रंगारे ग्राम कौलीवाड़ा निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। अनीता को उसके सास, ससुर और पति पूरे 5 लाख रुपए नहीं लाने की बात पर विवाद कर मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वर्ष 2018 में अनीता के सास ससुर के कहने पर पति ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। ससुर सास ने पिटाई कर अनीता को घर से भगा दिया। तब से अनीता अपनी लड़की को लेकर अपने मायके में आकर रहने लगी। अनीता ने पति, सास, ससुर को काफ़ी मनाने का प्रयास किया, किंतु वे लोग नहीं माने। अनीता ने इस दहेज प्रताड़ना की शिकायत कोतवाली बालाघाट में की थी। कोतवाली पुलिस ने अनीता के द्वारा की गई शिकायत पर अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जिले में संचालित डायल 100 वाहनों को नियम के अनुसार 5 साल में बदलना चाहिए था। इसके पीछे कारण था पुलिस के पास अच्छे वाहन रहे, ताकि किसी भी तरह के अपराध होने पर वह घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।
पुलिस को डायल 100 के लिए लग्जरी श्रेणी के वाहन दिए गए हैं। वाहनों का अनुबंध मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से हुआ है। 5 साल के अनुबंध पर वाहन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन इनको 6 साल हो चले हैं, अभी तक वाहनों को बदला नहीं गया। कौन सा डायल 100 कब और कहां खड़ा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले के भीतर 18 डायल 100 वाहन संचालित है। उनके खराब होने पर समय समय पर मरम्मत जैसे कार्य करवाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जानकारी मिल रही है कि अधिकांश वाहनों में आए दिन खराबी आने लगी है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस विषय पर विभाग की कार्यशैली के अनुसार कुछ भी खुलकर नहीं बताते हुए यही कहते हैं कि वाहन बेहतर चल रहे हैं और बेहतर तरीके से कार्य हो रहा है। निश्चित ही बालाघाट जिले के भीतर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में त्वरित होने वाला अपराधों का ग्राफ कम है। बावजूद इसके की योजना के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों की तरह वर्ष 2015 में जिले को डायल 100 उपलब्ध करवाई गई। समय समय पर समीक्षा के अनुसार डायल 100 वाहन बढ़ाए जाने की योजना थी, लेकिन अपराध के ग्राफ को देखते हुए जिले के भीतर वाहनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। डायल 100 पुलिस की जनता तक पहुंच सुलभ बनाने के लिए डायल 100 योजना की शुरुआत की गई थी। इसको वर्ष 2015 से डायल 100 पुलिस विभाग के साथ जुड़ी है और इसमें बालाघाट में लगभग 18 इसमें हमारे पास डायल 100 है और जिसका रिस्पांस टाइम लगभग 10 से 15 मिनट है। तुरंत जहाँ भी कहीं घटना होती है सूचना मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंचकर जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो करती है। समय समय पे जो वाहन है इनका रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी जाती है मुख्यालय में और उनकी रिपेयर और जहाँ कोई समस्या होती है उसको दूर किया जाता है। अभी जो है इसका जो डायल 100 है पूर्व से जो संचालित है इसी को एक्सटेंड किया गया है और वही डायल 100 अभी संचालित है। इसमें अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहाँ कहीं समस्या होती है तो उसको मुख्यालय स्तर से और यहाँ से लेवल से तो उसको दूर कर दिया जाता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सलिंग भी मानते हैं कि डायल 100 की मदद से त्वरित अपराध को रोकने में मदद मिलती है। जिले के सभी थानों में एक डायल 100 उपलब्ध करवाई गई है। अपराधों पर रोकथाम और जनता तक पुलिस तुरंत पहुँच जाए, जनता को तुरंत जो है जो प्रारंभिक जो सहायता है वो जल्दी से मिल जाए, इसके लिए डायल 100 की शुरुआत की गई थी और उसमें डायल 100 काफ़ी हद तक सफल है और तुरंत जहाँ पे घटनाएं होती हैं तुरंत डायल 100 पहुँच के प्रारंभिक उसमें कार्रवाई करके उसको दूर करने का प्रयास करती है। शासकीय सिविल अस्पताल बारासिवनी के अंतर्गत बोटेझरी ग्राम पंचायत के वैक्सीनेशन सेंटर में शनिवार को पंखा गिरने से वैक्सीन लगाने आए हाफिज मोहम्मद कुरैशी घायल हो गए, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में जारी। 10 जुलाई को बोटेझरी के ग्राम पंचायत भवन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए ग्रामीण जन पहुंच रहे थे। इसी कड़ी में हाफिज मोहम्मद कुरैशी भी वैक्सीन का प्रथम टीका लगाने केंद्र में पहुंचे और पंजीयन करवाकर वैक्सीन का पहला टीका लगाया, जिसके बाद निगरानी कक्ष के लिए आगे काउंटर में एंट्री करवा रहे थे। उसी दौरान ऊपर में लगा पंखा गिर गया, जिससे हाफिज मोहम्मद कुरैशी की नाक में गंभीर चोटें आई गई, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया है। आज वैक्सीन थी पंचायत के अंदर में, तो मैं वैक्सीन लगाने के लिए गया। वैक्सीन लगा लिया मैंने और टेबल पे एंट्री देने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर बस दे ही रहा था एंट्री, ऊपर से जो पंखा गिरा तो मेरी पूरा नाक कट गया और ये जबड़ा मेरा पूरा हिल रहा है। कहाँ की घटना है, कहाँ पर? बोटेझरी। कितने बजे की घटना है? ये करीब 3 बजे की। जिस प्रकार से आपको चोट लगी है जी, तो क्या मानते हैं, जैसे इस प्रकार से पंखा ढीला रखा गया था, क्या था? सर मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत भारी हादसा था वो। एक को और चोट लगी है सर पे। क्या मांग करते आप जी? क्या मांग करते? बस सरकार से मैं यही पंचायत वालों से सरकार से यही मांग करता हूँ कि ज़रा मेरी तबीयत वगैरह के लिए जो भी सहायता हो तो मेरी करें। बारासिवनी के चौड़ी मार्ग के अरिहंत गली स्थित वीर मोबाइल शॉप में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने मोबाइल और बैटरी की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह वीर मोबाइल शॉप के संचालक रितेश जैन शुक्रवार को अपनी मोबाइल दुकान बंद कर घर गए थे और शनिवार की सुबह आए तो उन्होंने देखा कि दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ था, जिसमें करीब 6 मोबाइल जियो कंपनी के और कुछ बैटरी चोरी हुई थी। सुबह चोरी हुई है यहाँ पर रात में। कुछ मोबाइल चले गए थे जियो के और बैटरियाँ। शटर को नीचे से ताले तोड़ दिए गए उसके और शटर को संभल के बल पे उठाया गया। उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था।
कितने बजे की घटना है? रात 4-5 बजे की है मतलब। पुलिस व्यवस्था कैसी है? गश्त वगैरह होती है क्या? हाँ हो रही है।